हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फार्मूला याद है फिर भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, अपने दोस्तों से शेयर करो और अगर बहुत अच्छा लगे तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मैथ में यानी क्लास 10th के मैथ में ना टोटल 14 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर से जितने भी पॉइंट है, जितने भी प्रमेय हैं या फिर जो भी फार्मूला है हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है ना, मैंने नोट बना रखा है, एक एक फार्मूला समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वास्तविक संख्या। आपको कुछ फार्मूला याद होंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आप अच्छा होगा कि आप साथ में नोट बनाते चले तो और बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। वास्तविक संख्या का पहला पॉइंट है, पहले देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या पहले पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, पहली प्रेमय संख्या, दूसरी अप्रेमय संख्या। प्रेमय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? प्रेमय संख्या का डिफिनेशन होता है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं एंड q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2, 5, 5.4, ये सारी क्या है, एक प्रेमय संख्या हो गई, ठीक है ना। अप्रेमय वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अप्रेमय संख्या होते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5, ये सारे क्या हैं, सब अप्रेमय संख्याएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रेमय संख्या भी तीन टाइप के होते हैं। पहला तो प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या वैसे संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाती हो, तो हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। उसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ठीक है ना। होल नंबर क्या हुआ, पूर्ण संख्या जिसमें जीरो इंक्लूड हो, ठीक है ना। एक से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है, अगर उसमें हम जीरो ऐड कर दें तो वो एक पूर्ण संख्या हो जाती है। तो जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्या जाती होगी वो हो गया पूर्ण संख्या। एंड इंटीजर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। माइनस अनंत से जो प्लस अनंत तक की संख्याएं जितनी भी हैं सारे के सारे क्या पूर्णांक है। पूर्णांक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। उसके बाद आइए हम, ये था वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जो आपको इस चैप्टर में जाननी चाहिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको एग्जाम में डेफिनेट श्योर, आई श्योर मैं बोल रहा हूँ 100% कि ये आपके एग्जाम में इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है या जरूर आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मॉस यानी कि HCF इंटू लॉस LCM, ठीक है ना। जैसे कि दो संख्याएं दे रखे होंगे, अगर मान लीजिए हम 10 और 15 दो संख्याएं मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझा रहा हूँ। दो संख्या, एक 10 ले लेते हैं, एक 15 लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा यानी कि 10 इंटू 15 का जो गुणनफल होगा कितना होता है, 150 होगा, ठीक है ना। तो आप 10 और 15 का HCF निकालेंगे, कितना होगा, 10 और 15 का HCF 5 आएगा, ठीक है ना, 5। लॉस मान लेते हैं 30, तो 30 आएगा ही, मानते क्यों, 30 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों गुना करें यानी कि HCF और LCM गुना करते हैं तो कितना आएगा, वो भी 150 आता है। तो वही ये फार्मूला बनता है कि दो संख्या का गुणनफल जो होगा वो उस संख्याओं का मौसो और गुना लॉसा के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का मौसो यानी कि HCF एक होता है, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसो एक होता है तथा लॉसा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, डेफिनेटली होता है। जैसे मान लीजिए P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF जो होगा ना वो एक होगा, और LCM अगर हमें ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याएं को गुना कर दीजिए, ठीक है ना, वो LCM हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक 3, एक 5 दो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर हम उसका HCF निकालते हैं तो वो एक आता है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ ले कि सर LCM कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, 3 और 4 मान लेते हैं, 3 और 4 को गुना कर दीजिए, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा उसका LCM, ठीक है। दो अभाज्य संख्याएं 5, ठीक है ना। तो ये था वास्तविक संख्याएं चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट
फॉर्मूले या पॉइंट बनते हैं मैंने आपको बता दिया, कुछ बाकी रह गई होगी, कोई बात नहीं, आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद। बहुपद में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो भी फॉर्मूले, उसको जानते हैं। चलिए बहुपद, पहला पॉइंट है बहुपद की घात। बहुपद की घात, पॉलिनोमियल्स ऑफ पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। किसी बहुपद px में चर x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। कोई भी जो इक्वेशन दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है, उसमें जो x की जो भी घात होंगी वो कहलाती है बहुपद की घात, ठीक है। जैसे कि बहुपद हो गया 3x³ - 2x² + 5x + 1 में चर x की उच्चतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, घात भी 3 ही है, ठीक है। इसलिए इस बहुपद की घात भी 3 है, ओके। बहुपद 3 टाइप की होती है, पहला तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का परिभाषा क्या होगा, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है 3x + 2, दूसरा है 4x - 3, तो x के ऊपर कितना घात है, 1 है, तो हम इसे बोलेंगे ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3x + 2 है, तो x पे कितना पावर है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे 4x - 3 है, x पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो x का पावर कितना है, 1 है, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ओके। दूसरा है द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या है, द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x² + 4x + 1, यहाँ पे देखिए x का जो पावर है ना वो 2 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे सर, द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है त्रिघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2 - x³ x³ - x² + 3, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x पे पावर कितना है, 3 है, तो इसका मतलब बोलेंगे त्रिघात बहुपद हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। यदि बहुपद px में x का मान k रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो k उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यदि बहुपद px में x का मान k रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो k उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम समझते हैं, यदि बहुपद px में x = k रखने पर pk, यहाँ पे k का मान, मैंने x का मान k रखा, तो अगर वो 0 आ जाता है, इक्वेशन होता है, तो यह वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्यक कहलाता है। नोट में आप जान लीजिए कि जितनी बहुपद की घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। दैट्स ये अच्छे पॉइंट है कि जितनी बहुपद की जितने घात होंगे तो उस बहुपद के जो उतने ही शून्यक होंगे। जैसे कि अगर द्विघात बहुपद है, अगर घात 2 है तो उसका जो शून्यक होगा वो 2 होगा। अगर रैखिक बहुपद है, घात 1 है, तो उसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे बहुपद से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध क्या है। यदि द्विघात बहुपद px ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का द्विघात बहुपद का, ठीक है, कि शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या लिखते हैं और शून्यकों का गुणनफल क्या निकालते हैं। तो शून्यकों का जो योग होता है ना वो अल्फा + बीटा होता है, ठीक है। शून्यकों का योग इक्वल टू फॉर्मूला होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है ना। अर्थात अल्फा + बीटा = -b/a, ओके। ये हो गया शून्यकों का योगफल निकालना। तो उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा अचर पद अपॉन x² का गुणांक, ठीक है ना। अर्थात अल्फा × बीटा = c/a। तो ये था शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच ऐसा कुछ संबंध होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हो तो बहुपद ज्ञात करना कैसे करते हैं, ठीक है ना। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे होंगे तो कैसे बहुपद ज्ञात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें एक सवाल में दे रखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का वैल्यू, यानी कि दो बहुपद का शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा हो और अल्फ़ा + बीटा दे रखा हो एंड अल्फ़ा × बीटा दे रखा हो, तो अगर आपसे पूछे कि एक सरल रेखीय रूप में से कैसे बदले,
तो फिर आप ये फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, बहुपद इक्वल टू यानी कि पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये था द्विघात बहुपद के शून्य को अगर दिए रहेंगे तो आप बहुपद में कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे, ये निकालने का तरीका, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। पहला पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति क्या होती है। यदि समीकरण युग्म ऐसा दे रखा है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा दे रखा हो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 y इक्वल टू 0 है, तो अनुपातों की तुलना करने पर क्या पता चलता है, ठीक है ना। अनुपातों की तुलना, निरूपित रेखाएं, बीजगणित हल एंड संगत या असंगत, ठीक है ना। तो पहला अगर इस तरह का कंडीशन दे रखा हो a1, अगर समीकरण युग्म में इस तरह का कंडीशन दे रखा हो अनुपातों की तुलना में a/a2 इक्वल टू नोट b1/b2, देन निरूपित रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका हल होगा वो एक ही हल होगा, ठीक है ना, अर्थात अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। वो संगत होंगे या असंगत, तो संगत होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आ सकता है अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c2, तब जाके जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, ठीक है। तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन हो जाएगी कौन सी रेखा, संपाती रेखा। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना, कई सारे हल होंगे, ठीक है, और क्या हो जाएंगे, संगत होंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था इसका, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां क्या क्या होती हैं। तो पहला तो ग्राफ्य विधि होती है, ठीक है ना। दूसरा बीजगणित विधि होती है। इनमें भी दो विधियां, विस्थापन विधि एंड विलोपन विधि। वज्रगुणन विधि जो होता है, वज्रगुणनखंड विधि, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप दो ही विधि, विस्थापन विधि और विलोपन विधि से प्रयोग करें, एंड ग्राफ्य विधि से आप दो चर वाले समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जानते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या, वह समीकरण जिसमें चर x की उच्चतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है ना। वह समीकरण जिसमें चर x द्विघात समीकरण की चर x की उच्चतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण का। जैसे कि उदाहरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये सारी क्या है, ये द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण को जानने पहचानने का, ठीक है ना। आपको इसी तरीके में इसी फ्लो में लिखा मिलेगा, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी और सी क्या ये अचर हैं, ठीक है ना, ए बी सी क्या है, अचर है, ठीक है ना। आगे है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना अगर हो तो हम कौन कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट है द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, उन्हें निम्न विधियों से हल करते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं या शून्य के दो होते हैं, इन्हें हम निम्न विधियों से हल करते हैं। जैसे कि पहला तो गुणनखंड विधि से, दूसरा होता है द्विघाती सूत्र या इसे हम श्रीधराचार्य विधि भी बोल सकते हैं, ठीक, बोल सकते हैं क्या, बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो मेथड से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरा श्रीधराचार्य विधि से, ठीक है ना। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम वहाँ पे श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है द्विघाती समीकरण के मूल जो x होते हैं अगर निकालना हो, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करके हम डायरेक्ट x के मूल निकाल सकते हैं, सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना, क्या होगी। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, विविक्तर, जिसे हम डी इक्वल टू लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर विविक्तर का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो मूल वास्तविक होंगी और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। क्या होगी, मूल वास्तविक होंगी और
भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू का यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू जीरो हो यानी कि जीरो के बराबर हो तो वह मूल वास्तविक वह बराबर होंगे, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन आता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था कुछ मूलों की प्रकृति, ठीक है ना, पहचानने की परखने की, ठीक है ना। चलिए ये तो द्विघात समीकरण से जितने भी पॉइंट फॉर्मूले बनते हैं मैंने आपको बता दिया। आगे जानते हैं समांतर श्रेणियाँ, जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव ठीक है ना, प्रोग्रेशन शायद, ओके। समांतर श्रेणी आप हिंदी में समझिए सीधा। परिभाषा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। समांतर श्रेणी का पहला पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कहलाता है और समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी किसी भी पद में उसके पीछे वाले पद घटाकर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। सार्वंतर डिफरेंस जैसे कि मान लीजिए 3, 5, 7, 9 इस तरह का आपको समांतर श्रेणी दे रखा है, एपी में दे रखा है, एपी इक्वल टू 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। आपसे पूछे कि यहाँ पे प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद तो 3 हो जाएगा और आपसे पूछ लेंगे सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद जो होता है ना उसमें से आप पहला पद घटा लीजिए या चौथा में से तीसरा पद घटा लीजिए तो वो जो डिफरेंस आता है ना सबका इक्वल आता है। जैसे कि 3 में से यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 3, 5, 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो वो 2 क्या हो गया, वो हो गया सार्वंतर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है समांतर श्रेणी को एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद अगर निकालना हो तो हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग निकालना हो तो हम 2 फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, या तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। दूसरा कर सकते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना, अगर हमें एन पदों का योग निकालना हो तो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ शब्दावली है, आप इसे परख लीजिए, समझ लीजिए। प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, पदों की संख्या को एन से, एनवा पद ए एन से डिनोट करते हैं, अंतिम पद एल से करते हैं और पदों का योग एस एन, ठीक है ना। तो ये सारे थे त्रिभुज बोलने एपी से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज से रिलेटेड जो प्रमेय होता है वो जानते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज में पहला पॉइंट है समरूप आकृतियाँ। समरूप से तात्पर्य समान रूप से है, समरूप मतलब वो समान रूप से है, अर्थात वे आकृतियाँ जिनका रूप या आकार समान होता है समरूप आकृतियाँ कहलाती है। समरूपता के लिए हम इस प्रतीक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह का जो सिंबल होता है हम समरूपता दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समरूप से तात्पर्य समान रूप से है, अर्थात वे आकृतियाँ जिनका रूप या आकार समान होता है समरूप आकृतियाँ कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है सर्वांगसम आकृतियाँ। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है सर्वांगसम आकृतियाँ। सर्वांगसम से तात्पर्य सभी अंग समान से हैं, अर्थात वे आकृतियाँ जिनका रूप आकार समान होने के साथ साथ इनके सभी माप भी समान हो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। सर्वांगसमता के लिए इस टाइप के प्रतीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे नोट में है कुछ पॉइंट, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसके विपरीत सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुज जैसे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होते हैं यदि पहला पॉइंट है उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर। सॉरी दोस्तों, दो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। दूसरा पॉइंट है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। यदि निम्न आकृति के अनुसार त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई समरूप हैं तो पहला पॉइंट हो जाएगा डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पे एक लाइन है डी, ठीक है ना, जो मिडल में काटती है, तो ए डी अपॉन डी बी जो का रेशियो जो होगा वो इक्वल टू होगा ए अपॉन
ई सी के, ठीक है, ए डी बाय डी बी बटे ए ई बटे ई सी। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। पहला पॉइंट है ट्रिपल ए मीन्स तीनों संगत कोण बराबर हो। ए ट्रिपल लिखते हैं इसका मतलब ये हो तीनों संगत कोण बराबर है। डबल ए लिखते हैं तो दो संगत कोण बराबर हो। ट्रिपल एस लिखते हैं तो तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो। एस ए एस इट मीन्स एक संगत कोण बराबर तथा दो संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति। पहला पॉइंट है मूल बिंदु। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे हम उस पॉइंट को मूल पॉइंट यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। इसे निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। भुज तथा कोटि इसी बिंदु एक्स वाई का एक्स निर्देशांक भुज तथा वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि का मान 0 होता है तथा वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज का मान 0 होता है। तीसरा पॉइंट है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र जो होता है वो होता है पी क्यू इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र हुआ पी क्यू इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट है किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना हो तो हम किस टाइप का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? ओपी इक्वल टू लिखेंगे x² प्लस y²। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, ओपी इक्वल टू √x² प्लस y²। नेक्स्ट है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल टू होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। 6 पॉइंट है मध्य बिंदु के निर्देशांक x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का हो, ठीक है। तो पहले जानते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि थीटा न्यून कोण हो तो कर्ण इक्वल टू कर्ण हम कौन से भुजा को बोलेंगे? समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। लंब न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएंगी? लंब। नेक्स्ट है आधार। कर्ण तथा न्यून कोण थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो भुजा है ये लंब होती है, ये सबसे लंबी भुजा ये हम कर्ण बोलते हैं, और ये हो गया आधार। ये एक जो होगा ये 90 डिग्री होगा यहाँ का एंगल, ये थीटा होगा, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं, जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है ना। इसमें आप एक ट्रिक याद रखें, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा इक्वल टू क्या रेशियो लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू में क्या रेशियो होता है। तो L4 मैंने यहाँ पे लंब माना है, K4 कर्ण, A से आधार, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है L लंब बटे में कर्ण। आप इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे इसका अपोजिट इसके नीचे में लिख लीजिए, ठीक है ना। 3 का पेड़ बना लीजिए सर यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ट्रिक होता है लाल LAL लाल KKA कक्का, लाल कक्का इसे लिख दीजिए, ठीक है ना। और L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार होता है। साइन थीटा का अगर इसे पूछे लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा का अगर पूछे तो आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा का अगर पूछे तो लंब बटे में आधार, और उसी प्रकार इसका अपोजिट भी पढ़ते हैं। जैसे कोसेक थीटा अगर पूछे तो कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे में आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे में लंब। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में कर्ण, कॉस आधार बटे में कर्ण, टेन लंब बटे में आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे में आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे में लंब। अब आइए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। मैंने बताया कि साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 बटे में सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 बटे में कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 बटे में कॉट, और कॉट थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 बटे में टेन, ठीक है। टेन थीटा व कॉट थीटा का मान एक दो फॉर्मूला इसका भी होता है। टेन थीटा इक्वल टू लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ दो फॉर्मूला है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्लास 10 में। नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू होता है वो जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने रेशियो लिख रखा है, जो भी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा
कोट थीटा सेक कोसेक, और यहाँ पे ये थीटा का वैल्यू है जो 0 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना वैल्यू होगा, 60 कितना होगा, 90 कितना होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक के जरिए आप याद भी ना करें। इसे याद करने का सिर्फ एक ही ट्रिक होता है कि आप इसके बेस्ट क्वेश्चन जितना बनाएंगे आपको सारे के सारे याद रहेंगे, ठीक है। जैसे कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए कॉस से, कॉस थीटा से, ठीक है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 डिग्री का होगा, और जो कॉस साइन 90 डिग्री का होगा वो कॉस 0 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट कर लेते हैं। साइन कॉस में इस तरह का होता है, टेन कॉट में भी यही कंडीशन होता है, और सेक कोसेक में भी यही होता है। तो जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, टेन 30 का मान 1/√3 होगा, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 का √3 होता है, और टेन 90 का अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा कर लीजिए तो ये कोट का आ जाएगा, ठीक है। सेक का जो होता है 0 डिग्री का, एक आएगा सेक 30 का 2/√3, और सेक 45 का √2, सेक 60 का 2, और सेक 90 का अपरिभाषित होता है। और इसका अपोजिट कर लीजिएगा, इधर से अपोजिट कर लीजिए तो यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा सब वैल्यू। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पहला पॉइंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग समझते हैं, ये भी एक चैप्टर है क्लास 10th में। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दृष्टि रेखा, प्रत्येक प्रेक्षक की आँख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ये यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा हो गया, और ये क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक है ना। 2 नंबर पॉइंट है उन्नयन कोण क्या है। यदि कोई वस्तु हमारी आँख से ऊपर होती है, अर्थात दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, तो इनके मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा है ना, ये वस्तु ऊपर की ओर है और हम नीचे से देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल उन्नयन कोण होगा, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा ये दृष्टि रेखा होगा, और ये वस्तु ये आँख, ठीक है। ये वाली रेखा क्या कहलाएंगी, उन्नयन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण। यदि कोई वस्तु हमारी आँख से नीचे होती है, अर्थात दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे होती है, तो इनके मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु जो है नीचे की तरफ, हम ऊपर से इसे देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल बनेगा क्षैतिज रेखा और ये वाला दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल बनेगा ये अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट जानते हैं वृत्त के बारे में फॉर्मूला कुछ। वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा क्या या छेदक रेखा या स्पर्श रेखा क्या होती है वो जानते हैं। जैसे ये हो गया सर्किल, ठीक है ना। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्किल है, लेकिन एक जो लाइन है वो दूर कहीं से जा रही है, तो जो कि इस पर टच नहीं हो रहा है, ना तो स्पर्श कर रहा है, ना छेदक रेखा है, ना प्रतिच्छेद कर रहा है, अप्रतिच्छेदी होगा ये रेखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है छेदक रेखा। देखिए यहाँ पे एक सर्किल है, इसके ऊपर से दो जगह पे ये कटिंग मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है छेदक रेखा, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और छेदक रेखा कहलाएंगी, ठीक है ना। और ये है स्पर्श रेखा, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है इस सर्किल में, तो हम इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। आइए दूसरा नंबर पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं की संख्याएं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला पॉइंट है वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से P से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वृत्त के अंदर स्थित बिंदु P से 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सर्किल है, इसके साइड से स्पर्श करते हुए एक ही रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। अगर कोई बिंदु बाहर में है, वहाँ से हम उस बिंदु से स्पर्श रेखाएं 2 खींच सकते हैं। एंड अगर कोई बिंदु P पे जो है वो P अंदर कोई सर्किल के अंदर में है, तो स्पर्श रेखाएं सिर्फ मतलब एक भी नहीं होंगी। वृत्त के अंदर अगर स्थित कोई बिंदु P से 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट प्रमेय। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। जैसे यहाँ पे एक P बिंदु है, अगर यहाँ से हमको स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों यानी कि PA और PB जो होगा वो इक्वल लेंथ होगा दोनों की, ठीक है। दोनों की जो लंबाइयाँ होगी वो बराबर होंगी, ठीक। दूसरा प्रमेय है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। जैसे कि ये सर्किल है, यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, तो वो सेंटर से जो रेखाएं नीचे आएंगी, जाने वाली त्रिज्या जो होंगी वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा, ठीक है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो भी वृत्त से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होते हैं उसे जान लेते हैं। वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, r त्रिज्या को बोलते रेडियस हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²।
कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप ए बी की लंबाई अगर निकालना हो तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड और ये वाला हो गया लघु त्रिज्यखंड। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, उसमें से लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया लघु वृत्तखंड। ओके, चलिए नेक्स्ट जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी जो फॉर्मूला होती है उसको जानते हैं। घनाभ, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद है घन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। घन का क्या आयतन होता है, भुजा क्यूब। नेक्स्ट है लंब वृत्तीय बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट है गोला, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर। नेक्स्ट है अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है सांख्यिकी, इस चैप्टर से कितने फॉर्मूले बनते हैं ये जानते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर्मूला माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना। कल्पित माध्य विधि से अगर निकालना हो माध्य तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे जो ए हुआ इसे हम कल्पित माध्य बोलेंगे और डी इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। वर्ग विचलन विधि से होता है माध्य इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। क्या होता है वर्ग विचलन विधि से ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। यहाँ पे आप जान लीजिए, जहाँ एल इक्वल टू माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन इक्वल टू परीक्षणों की संख्या, सी एफ इक्वल टू माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, एफ माध्यम वर्ग की बारंबारता और एच हो गया वर्ग माप, ठीक है। नेक्स्ट है बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो, जीरो एफ जीरो पढ़ते हैं माइनस एफ टू इंटू एच, ओके। जहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल होता है, एच इक्वल टू वर्ग माप, F1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 इक्वल टू होता है बहुलक वर्ग ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, ठीक है। प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। घटना के घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू होता है, जो ये पॉइंट होता है P इक्वल टू 1 माइनस पी, ओके। प्रायिकता का मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा होनी चाहिए, 0 के बराबर, और 1 से 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, 1 तक होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रायिकता का मान होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। पाँचवा पॉइंट है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और 6 नंबर पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है लीप वर्ष में 366 दिन तथा अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले ख़त्म होते हैं, ठीक है। और अगर कोई छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं, देखेंगे, अगर छूट गया होगा तो फिर से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।